अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो इज़्ज़त देने वाली ज़ात है, और खुशामदीद कहते हैं आपको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक फोरम दी कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, पहले तो सबसे पहले आपसे मैं माजरत करता हूँ कि आज हमारी थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई। ये कल अपलोड होनी थी, कुछ वजूहात होती हैं। ये जो हमारा सिलसिला शुरू हो रहा है अब, इसके अंदर हम आपके साथ करंट अफेयर शेयर करेंगे। हर मंथ के टॉप 30-25 क्वेश्चंस जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे सिर्फ वही, और उनसे इंटरलिंक्ड जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। जी हाँ, इंटरलिंक्ड जी के क्वेश्चंस जो आपके हर पेपर में आपके काम आ सकते हैं। इन चीज़ों को समझिए कि किस तरह पीपीएससी, एफपीएससी या डिफरेंट कमीशंस आपको घुमाते हैं करंट अफेयर्स और जी के में। ये चीज़ें अगर आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आपके लिए एग्ज़ाम्स को क्रैक करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आज आपको मज़ा आने वाला है। कुछ इंटरलिंक्ड जी के क्वेश्चंस भी होंगे, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी होंगे। पीडीएफ फाइल्स जो है सिर्फ करंट अफेयर्स की ऑफिशियल सेशन के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं, उसके लिए हमारी तरफ से माजरत है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको करियर काउंसलिंग के हवाले से वीडियोस मिलेंगी, जॉब्स अपडेट्स वगैरह, और हर मंथ आपको टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी मिलते रहेंगे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नंबर 1 जी, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट। व्हेन पीएम शहबाज शरीफ सिक्योर्स अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फ्रॉम द असेंबली। पीएम शहबाज शरीफ ने अपने आप को सिक्योर किया नो कॉन्फिडेंस वोट से असेंबली में किस तारीख को? 27 अप्रैल 2023 को जनाब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपने आप को बचा लिया नो कॉन्फिडेंस वोट की मूव से। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी छोड़ूंगा इस वीडियो के अंदर जो आपने डिस्कशन फोरम पर बताना है। जो ऑफिशियल स्टूडेंट्स हैं और जो नहीं है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर कमेंट्स में बता देंगे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है इसके मुतालिक। ये क्वेश्चन पीपीएससी एफपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है जी। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन हमारे पास, इसका जवाब है जी 27 अप्रैल 2023 को पीएम शहबाज शरीफ ने सिक्योर किया अपने आप को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से। इससे एक इंटरलिंक्ड क्वेश्चन है जो पेपर्स में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। जीके का क्वेश्चन वो कौन सा है जी? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हु सॉट अ वॉलंटरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द पार्लियामेंट। सबसे पहला पाकिस्तान का पीएम कौन था जिसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला था पार्लियामेंट में? वो कौन था जी? नवाज शरीफ साहब। ठीक है जी, नवाज शरीफ। इसके मुतालिक एक छोटी सी डिटेल भी यहाँ पर मौजूद है। नवाज शरीफ वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु सॉट अ वॉलंटरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द पार्लियामेंट आफ्टर हिज reinstatement was granted by Supreme Court in 1993. So keep in mind। ठीक है, आपने साल भी याद रखना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले पेपर्स में आपके लिए। हाउ मैनी वोट्स डिड शहबाज शरीफ रिसीव इन ऑर्डर टू विन द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। इस बार शहबाज शरीफ को जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के वोट्स मिले वो टोटल कितने थे जी? वो थे 180, 180। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर्स में। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एडीबी फंडेड प्रोग्राम in the year 2022? What is ADB? ADB stands for Asian Development Bank। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर मनीला के अंदर मौजूद है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का बेसिक पर्पस और फंक्शन ही यही है कि ये एशिया के अंदर मौजूद ममालिक जो हैं, जो थोड़े से पुअर कंट्रीज़ हैं, जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है, उनके कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वर्क्स में ये हेल्प करता है। और जो इंटरनेशनली हेल्प करता है कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के वर्क्स में, वो वर्ल्ड बैंक है। ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन कंट्रीज़ को हेल्प करता है कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के वर्क्स में, और वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनली स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ को हेल्प कर रहा होता है। ठीक है। तो जनाब 2022 में लार्जेस्ट रेसिपिएंट कौन है जिसने सबसे ज़्यादा इमदाद हासिल की एडीबी से? तो जनाब वो आपके पास आपका प्यारा पाकिस्तान है, प्यारा पाकिस्तान। ठीक है। अब यहाँ से मैंने इंटरलिंक क्वेश्चन क्या बनाया कि जनाब जो आपका ये एडीबी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला के अंदर। ठीक है, मनीला के अंदर मौजूद है। ओके हो गया जी। और ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक कब बना था। ठीक है, और इसका करंट प्रेसिडेंट कौन है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप डिस्कशन फोरम या कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है। यहाँ पर ये डिटेल भी लिखी हुई है कि पाकिस्तान को टोटल लोन्स कितने मिले हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो एनुअल रिपोर्ट है 2022 की, उसकी डिटेल है। पाकिस्तान ने 5.58 बिलियन डॉलर्स टोटल लोन हासिल किया एडीबी से अपने प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स के लिए 2022 में। ठीक है। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट, न्यू प्रोजेक्ट्स इन बांग्लादेश वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स न्यू फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स इन बांग्लादेश वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स
बांग्लादेश के अंदर जो न्यू प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हुए हैं उनके लिए वर्ल्ड बैंक ने कितना कर्जा अप्रूव किया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.25 बिलियन डॉलर्स। बांग्लादेश के अंदर जो प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं उनके लिए वर्ल्ड बैंक ने 1.25 बिलियन डॉलर्स की मंजूरी दी है। ठीक है जी। वर्ल्ड बैंक के बारे में भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये कंप्लीट डिटेल यहाँ पर अटैच कर दी गई है। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन्स एंड ग्रांट्स देता है गवर्नमेंट्स को, लो एंड मिडल इनकम जो कंट्रीज़ हैं उनको, ताकि वो अपने कैपिटल प्रोजेक्ट्स को, अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को आसानी से पाया तकमील तक पहुंचा सके। अब वर्ल्ड बैंक के जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो डेविड मेलपास हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? डेविड मेलपास। ठीक है, और ये पास्ट पेपर्स में भी पूछा जा चुका है, अभी तक का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है जी? वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड इट वाज फाउंडेड इन जुलाई 1944 आफ्टर ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ब्रेटन वुड्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल मैं अपने लेक्चर्स में भी आप लोगों को बता चुका हूँ और डिस्कशन फोरम पर भी आप इसको डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 जुलाई में इसकी बुनियाद पड़ी वर्ल्ड बैंक की, और 1.25 बिलियन डॉलर्स का लोन इन्होंने अप्रूव किया बांग्लादेश के लिए। पाकिस्तान का तो बहुत ही ज़्यादा था खैर। उसके बाद रिसेंटली विच कंट्री हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूव्स फर्स्ट एबॉर्शन पिल इन द हिस्ट्री? कौन सा मुल्क है जिसने पहली बार एबॉर्शन पिल्स को मंजूर किया है? तो जनाब वो कंट्री आपके पास जापान। जापान वो मुल्क है जिन्होंने पहली बार एबॉर्शन पिल्स की मंजूरी दी है। जापान ने जब देखा कि दुनिया के अंदर एबॉर्शन को लीगल करार दिया जा चुका है तो जापान ने भी फिर इसकी मंजूरी दी थी कि अगर किसी को बच्चा नहीं चाहिए तो एबॉर्शन पिल्स को यूज़ कर सकता है। हालांकि ये इलीगल है शरई तौर पर हमारे मुसलमानों के लिए, लेकिन जापान के अंदर इसको लीगल करार दिया गया है। ये इसकी पूरी की पूरी आपके पास डिटेल मौजूद है, आप इसको अगर देखना चाहें तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान लॉन्च्ड डिजिटल लर्निंग प्रोजेक्ट टू ब्रिंग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन टू स्कूल? पाकिस्तान में आपको पता है ड्रॉप आउट का बहुत ज़्यादा इशू है, बच्चे स्कूल नहीं जाते, डरते हैं, तो उनके लिए किस प्रोविंस ने डिजिटल लर्निंग का प्रोग्राम शुरू किया है पाकिस्तान के अंदर? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। सिंध ने डिजिटल लर्निंग का प्रोग्राम शुरू किया है, जरदारी साहब। ठीक है जी, सिंध के अंदर मिस्टर जरदारी की गवर्नमेंट है करंटली, तो उसने स्टार्ट किया है क्या? डिजिटल लर्निंग प्रोजेक्ट। किस चीज़ के लिए? ताकि बच्चे स्कूल आ सके मैक्सिमम। अच्छा स्टेप है बहरहाल। उसके बाद नेक्स्ट है जी, मलाला यूसुफजई बिकम फर्स्ट पाकिस्तानी टू रिसीव ऑक्सफोर्ड प्रेस्टिजियस ऑनररी फेलोशिप ऑन। ऑक्सफोर्ड की जो प्रेस्टिजियस ऑनररी फेलोशिप है वो किस तारीख को मलाला यूसुफजई को मिली है? तो जी 18 अप्रैल 2023 को, 18 अप्रैल 2023 मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की सबसे पहली लड़की है जिसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला। और एक इसको ये जो नोबेल पीस प्राइज़ है ये एक इंडियन पर्सनैलिटी के साथ मिला था, उसका नाम आप कमेंट्स में बताएंगे। 2014 में इसकी जो अमन के लिए कोशिशें थी उसकी वजह से इसे नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। सबसे पहला नोबेल प्राइज़ पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला था, डॉक्टर अब्दुल सलाम को, ये भी जहन में रखिए। उनको फ़िज़िक्स की वजह से मिला था, फ़िज़िक्स में उनका जो काम था उसकी वजह से मिला था। और अगर फीमेल्स की बात की जाए पाकिस्तान में टोटल 2 ही नोबेल प्राइज़ अभी तक आए हैं, एक डॉक्टर अब्दुल सलाम को और एक मलाला यूसुफजई को। डॉक्टर अब्दुल सलाम को कब मिला था, डेट आप बताएंगे। फिज़िक्स में मिला था ये मैं आपको बता चुका हूँ, पहला नोबेल प्राइज़ पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला ये मैं बता चुका हूँ। मलाला यूसुफजई को नोबेल पीस प्राइज़ 2014 में 2014 में मिला एक इंडियन पर्सनैलिटी के साथ, उसका नाम आप बताएंगे। ये देखें कितनी सारी बातें मैंने आपको इस एक क्वेश्चन के अंदर बताई हैं और ये सारी की सारी जीके का हिस्सा हैं, ये सारे जीके में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, मोहम्मद शहाबुद्दीन टेक्स ऑथ एज द 22nd प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री ऑन 24 अप्रैल 2023? मोहम्मद शहाबुद्दीन किस मुल्क के 22वें सदर बने हैं 24 अप्रैल 2023 को? तो जनाब यही आपका पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश है। बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट का नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन है जो कि 24 अप्रैल 2023 को बने हैं। मई के जो करंट अफेयर थे वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये हमारा जनाब सेशन की थोड़ी डिटेल है, इसका आप स्क्रीनशॉट बना लीजिए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं पीपीएससी एफपीएससी एग्ज़ाम्स की, एफआईए, कस्टम, नैब, पुलिस, आईएसआई वगैरह सारा कुछ, तो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी करंट अफेयर्स की, पाकिस्तान अफेयर्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, मैप, इस्लामिक स्टडीज़, मैथ, कंप्यूटर, ईडीएस, उर्दू एंड इंग्लिश। मुकम्मल प्रिपरेशन, डेली वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डेली पीडीएफ नोट्स, डेली डिस्कशन एंड कंटिन्यूस ऑनलाइन टेस्ट
4 in 1 सेशन पाकिस्तान में सबसे कम फ़ी में तैयारी करवाने वाला इदारा द कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज अकेडमी। ठीक है जी, सारा कुछ व्हाट्सएप के ऊपर करवाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आफ्टर मोर देन 2 years विच नेशन अनाउंस द रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद कतर। डिप्लोमेटिक रिलेशंस को तोड़ रखा था 2 साल तक किस मुल्क ने, और जनाब ये कतर के साथ उसने दोबारा से ताल्लुकात बहाल कर लिए अपने डिप्लोमेटिक। वो कौन है? बहरीन। बहरीन और कतर के दरमियान काफ़ी इख्तलाफात रहे पिछले दिनों, और ये सारे के सारे जो मसाइल हैं ऑफकोर्स वो सऊदी अरेबिया की वजह से क्रिएट होते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया, ईरान और इसराइल, इनका ये जो ट्रायंगल है ना, ये बड़ा ख़तरनाक है। बहरहाल इसकी डिटेल में फ़िलहाल मैं नहीं जाना चाहता। उसके बाद न्यूक्लियर, और अमेरिका भी उसके अंदर शामिल हो जाता है, आप उसको स्केयर की शेप भी कह सकते हैं ट्रायंगल की बजाय। न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर अटैक ड्रोन हाइल 2 टेस्टेड बाय विच कंट्री। ये जनाब अंडर वाटर ड्रोन अटैक भी बना लिया गया है किस मुल्क की तरफ से? एक तो होता है ना हवा के अंदर ड्रोन अटैक, अंडर वाटर ड्रोन अटैक टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है नॉर्थ कोरिया ने। आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया जो है थ्रेट बना हुआ है इस वक्त यूएसए के लिए, और नॉर्थ कोरिया और यूएसए के दरमियान बड़े इख्तलाफात हैं। ठीक है, मैं आपको अपने लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के ऑफिशियल नेम्स क्या हैं, और ये पीपीएससी में पूछे जाते हैं। ये आप कमेंट्स में बताएंगे कि नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नेम क्या है और साउथ कोरिया का पूरा ऑफिशियल नेम क्या है, यह आपने ज़रूर बताना है। और इन दोनों के कैपिटल्स भी अक्सर व बेशतर पूछे जाते हैं पेपर्स के अंदर। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आती हैं पेपर्स में, भाई नॉर्थ कोरिया का पूरा नाम क्या है, साउथ कोरिया के क्या है, और इन दोनों के कैपिटल सिटीज़ क्या हैं। ठीक है, ये आपने ज़रूर पढ़ने हैं। उसके बाद ऑन 19 अप्रैल 2023 एम्बेसी केम अंडर अटैक इन विच कंट्री। पाकिस्तान की एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ है जी 19 अप्रैल 2023 को, किस मुल्क के अंदर? तो जनाब ये मुल्क है आपका सूडान। सूडान के अंदर कुछ मसाइल चल रहे थे, वहाँ पर पाकिस्तान की तरह कुछ धरने वगैरह एटसेट्रा इस तरह की चीज़ें चल रही थी, तो अटैक हुआ है जी पाकिस्तान की एम्बेसी के ऊपर सूडान के अंदर। ठीक है जी, सूडान के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम्स वर्ल्ड लार्जेस्ट नार्को स्टेट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। दुनिया की कौन सी स्टेट है जिसे नार्को स्टेट कहा गया है, दुनिया की सबसे बड़ी नार्को स्टेट? भाई नार्को स्टेट उस मुल्क को कहते हैं जिसके अंदर ये जो मंशियात वगैरह है इन्हीं से ज़्यादातर आमदनी हासिल की जाए, और बाकायदा मंशियात की स्मगलिंग हो, और ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स भी मंशियात की हो, उस मुल्क को नार्को स्टेट कहा जाता है। और इस वक्त दुनिया की लार्जेस्ट नार्को स्टेट जिसे करार दिया गया वो है आपका सीरिया। सीरिया, ठीक है। सीरिया के अंदर एक गोलन हाइट्स का इशू है, सीरिया का किस मुल्क के साथ? इज़राइल के साथ। कई बार पेपर्स में पूछा गया है कि शाम का इशू है किसके साथ? इज़राइल के साथ। और वो कौन सा इशू है? जो गोलन हाइट्स का इशू। गोलन हाइट्स को कैप्चर कर लिया था इज़राइल ने, सीरिया से छीन लिया था, और ये इशू अब तक कंट्रोवर्शियल है, अक्सर और बेशतर पीपीएससी के पेपर्स में पूछा जाता है। और यही सीरिया है एक मुसलमान मुल्क, लेकिन अफसोस के नार्को स्टेट लार्जेस्ट है इस वक्त ये दुनिया की। नार्को स्टेट क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। नार्को स्टेट इसे क्यों करार दिया गया, उसकी वजह है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है एंड एक्सपोर्ट की जाती है काफ़ी ज़्यादा। कैप्टागॉन की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये एक ड्रग मटेरियल है कैप्टागॉन, और जनाब फिर जाहिर सी बात है जब इतनी बल्क मिकदार में ये कैप्टागॉन बनाएंगे तो ऑफकोर्स इन्हें नार्को स्टेट करार दिया जाना ज़रूरी था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ ड्यू टू COVID-19 हाउ मैनी चिल्ड्रन मिस्ड रूटीन वैक्सीन्स ग्लोबली बिटवीन 2019 एंड 2021। जनाब रूटीन की जो वैक्सीन्स होती हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन्स हैं, हेपेटाइटिस की, डायरिया की और टाइफाइड वगैरह की जो भी वैक्सीन्स बच्चों को लगती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मिस हो गई बच्चों की 2019 और 21 के दौरान, क्योंकि कोविड की वजह से तमाम ममालिक में काफ़ी हालात ख़राब थे। तो जनाब तकरीबन 67 मिलियन बच्चे मिस कर गए अपनी रूटीन की वैक्सीन्स को। ये रिपोर्ट जारी की है यूनिसेफ ने। नाउ व्हाट इज़ यूनिसेफ? यूनिसेफ क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यूनिसेफ ओरिजिनली कॉल्ड दी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, ये जनाब पूरी डिटेल यहाँ पर मेंशन है, आप इसको चेक कीजिए ज़रूर। ठीक है जी, सॉरी, यहाँ पर ये पूरी डिटेल। यूनिसेफ क्या है जी? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। और इसकी अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क के अंदर है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और फाउंडर्स अगर इसकी बात की जाए तो जनाब इसके फाउंडर्स यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ऑफ कोर्स उसी का किरदार है, एंड लडविग रैचमैन जो थे वो इसके फाउंडर्स में से थे। और इसकी फाउंडेशन डेट याद रखिएगा, दिसंबर 11, 1946, न्यूयॉर्क। करंट हेड जो है उसका नाम भी मेंशन है कैथरीन एम रसेल, जो बाद में चेंज भी हो सकते हैं। करंटली
आपके यूनिसेफ के जो हेड हैं वो कैथरीन एम रसिल हैं। और यूनिसेफ कब बनी थी जी? 1946 में, पाकिस्तान के बनने से 1 साल पहले यूनिसेफ बन चुकी थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, नए नए बच्चों का ख्याल रखता है ये, हम मजाक कर रहा हूँ, वैसे तमाम बच्चों का ख्याल रखता है, सिर्फ न्यू बॉर्न बेबीज़ का नहीं, ओवरऑल यूनिसेफ दुनिया में बच्चों के हकूक़ का अलंबरदार है। ठीक है, उसके बाद चौधरी अनवारुल हक पीएम बन गए हैं जनाब आपके एजेके के, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के, और ये 15th पीएम बने हैं अनवारुल हक। और सरदार तनवीर इलियास को हटा दिया गया, कुछ केसेस थे उनके ऊपर जी, तौहीन अदालत वगैरह के, वो आगे क्वेश्चन आ जाएगा। नए जो पीएम करंट इस वक्त हैं वो कौन है? चौधरी अनवारुल हक, 15th, ये अप्रैल में बने। उसके बाद हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर, दोबारा वही क्वेश्चन आ गया, चौधरी अनवारुल हक। ठीक है जी, 15वें पीएम है ये। Where did the US Department of Defense announce the opening of 4 new military bases? US Department of Defense ने ऐलान किया है कि वो 4 न्यू मिलिट्री बेसिस खोलने जा रहा है। कहाँ पर जी? फिलिपाइंस के अंदर खोलने जा रहा है। आपको पता होना चाहिए, जिन्होंने एशिया का पूरा मैप जियोग्राफी के अंदर पढ़ा है, ऑफिशियल स्टूडेंट्स को ये अच्छी तरह मालूम है कि जो फिलिपाइंस है, ये फिलिपाइंस है, ताइवान है, उसके अलावा जनाब आपके जो है ये स्पार्टले आइलैंड है ना, जो स्पार्टले आइलैंड, ठीक है, इसको याद रखिए कि ये साउथ चाइना सी के अंदर स्पार्टले आइलैंड जो है उसका इशू चलता रहता है और कई ममालिक के दरमियान ये कंट्रोवर्शियल है। ये पीपीएससी में अक्सर पूछा जाता है स्पार्टले आइलैंड के मुतालिक। ताइवान है वहाँ पर, फिलिपाइंस है और चाइना है आपका, इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा उसका तनाज़ा रहता है। चाइना और ताइवान का तो इशू पहले ही चल रहा है। आपको पता है कि चाइना अपनी वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 1949 में चाइना के बनने से पहले चाइना और ताइवान एक ही स्टेट था। उस वक्त ये दो अलग अलग ममालिक नहीं थे, बट स्टिल चाइना ताइवान इशू को हम डिस्कशन फोरम पर डिस्कस कर लेंगे, यहाँ उसकी सारी डिटेल तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। बहरहाल ये जो यूएसए ने 4 न्यू मिलिट्री बेसिस खोलने का इरादा जो किया है, ऐलान किया है फिलिपाइंस के अंदर, वो क्यों किया है? ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके स्पार्टले आइलैंड्स के इशू पर भी और साउथ चाइना सी के अंदर भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन इंटरव्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। फिलिपाइंस के अंदर बनाया है, ऐलान किया है यूएसए ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल समिट ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हेल्ड इन। ग्लोबल समिट हुई है जी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। कहाँ पर हुई है? ऑक्सफोर्ड के अंदर हुई है। व्हाट इज़ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से मुराद ये है कि इंसान जब ये सोचना शुरू कर दे कि जी हमें जानवरों से ख़तरा है और हमारी जानें ज़ाय होती हैं, ये जो टाइगर्स के अटैक्स हो जाते हैं जंगली इलाकों के करीब, या शेर घुस आता है, भेड़िया घुस आता है, तो लोग उनको मारना शुरू कर देते हैं और वाइल्ड लाइफ जो है ये ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसको वाइल्ड लाइफ भी पढ़ते हैं, जो मर्ज़ी आप पढ़ लें, प्रोनाउंसिएशन के लिए माजरत अगर कोई गलती होती है तो। जनाब इस तरह जानवरों को शिकार किया जाता है, जो जंगलात के करीब इलाके हैं वहाँ पर वो लोग जानवरों को मार देते हैं और जानवरों की जो नस्ल है वो नापैद हो जाती है। बहुत सारे जिसके डायनासोर्स ख़त्म हो गए और बहुत सारे जानवर ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को, इस इशू को देखने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को देखने के लिए जो कॉन्फ्रेंस हुई, जो समिट हुई, वो ऑक्सफोर्ड लंदन के अंदर हुई है। ठीक है, रिसेंटली विच 2 कंट्रीज़ वर डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया फ्री करार दे दिया है 2 ममालिक को जी। कौन से 2 ममालिक हैं? अज़रबैजान एंड ताजिकिस्तान। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कार्स के अंदर ये हिस्सा हैं। आपको पता है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। सोवियत यूनियन टूटने के बाद टोटल 15 ममालिक मौर्ज़े वजूद में आए, आज़ाद 15 ममालिक। ये भी क्वेश्चन पीपीएससी एफपीएससी में पूछा जाता है कि जब सोवियत यूनियन डिज़ोल्व हुई तो टोटल कितने ममालिक बने थे? 15, याद रखिएगा। ठीक है, और उन्हीं 15 ममालिक में अज़रबैजान एंड ताजिकिस्तान भी शामिल हैं। इन्हें मलेरिया फ्री करार दे दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। व्हाट पोजीशन डज पाकिस्तान हैव इन 2023 इंडेक्स ऑफ नेशंस विद द वर्स्ट क्राइम रेट? क्राइम रेट्स में जनाब पाकिस्तान का नंबर 86 है। बड़े अफसोस की बात है, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। क्राइम रेट में पाकिस्तान का जो नंबर है वर्स्ट, टॉप पे नहीं है, वर्स्ट पोजीशंस की अगर बात की जाए तो 86 पर है। और ये पूरी लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर दी, इसको आप चेक कर लीजिएगा फिर से। ठीक है, उसके बाद जनाब इन विच प्रोविंस द पाकिस्तान फर्स्ट एंटी रिएट वुमेन पुलिस यूनिट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड? पाकिस्तान के अंदर पहला वुमेन पुलिस स्टेशन कहाँ पर बनाया गया है? पुरतशद्दुद वाक़यात को रोकने के लिए वो कहाँ पर बनाया गया जी? बलूचिस्तान के अंदर बनाया गया है कि जी अगर कोई तसादुम होता है अवाम के दरमियान और पुलिस के दरमियान, या वहाँ पर कोई तखरीबकारी करता है, तो औरतों के तखरीबकारी को स्पेशली कंट्रोल करने के लिए एंटी रिएट वुमेन पुलिस यूनिट बना दिया गया है बलूचिस्तान के अंदर। ठीक है, ये जनाब कहाँ पर बनाया गया? कोयटा के अंदर बनाया गया। ये भी आपने अपने जहन में रखना है, कोयटा में बनाया गया है। हु बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू असेंड विदाउट ऑक्सीजन? बगैर ऑक्सीजन के जनाब
सर कर लिया है अननपुरा एनापुरना, द 10th हाईएस्ट माउंटेन इन वर्ल्ड। ये जो एनापुरना माउंटेन है ना, एनापुरना, ये माउंटेन है नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर, ये भी इम्पोर्टेंट जी का क्वेश्चन है कि जो एनापुरना माउंटेन है वो कहाँ पर है जनाब, नेपाल के अंदर है। और इसको बग़ैर ऑक्सीजन के सर कर लिया है किसने, किसने सर किया है जनाब, साजिद अली सदपरा। साजिद अली सदपरा मोहम्मद अली सदपरा के बेटे हैं। और ये पूरी डिटेल मोहम्मद अली सदपरा की भी मौजूद है यहाँ पर। आपको पता है कि जो मोहम्मद अली सदपरा हैं वो उनकी डेथ हो गई किस चोटी को सर करते हुए, केटू चोटी को सर करते हुए। पहली बार सर्दियों के अंदर ये सर करने जा रहे थे, विंटर के अंदर ये सर करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि पहली बार होने जा रहा था। बट अफसोस कि वो इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सके और उनकी डेथ हो गई इस कोशिश के दौरान। ये डिटेल उसकी मौजूद है। और इस दौरान ये जॉन स्नोरी थे इनके साथ, मोहम्मद अली सदपरा के साथ, और इनके बेटे साजिद भी थे। लेकिन अफसोस के फरवरी 5th फरवरी को ये लोग लापता हो गए। और बोथ जॉन एंड अली डिसअपीयर्ड नियर द समिट ऑफ केटू। जो जॉन स्नोरी थे और अली सदपरा जो कि साजिद अली सदपरा के वालिद थे, उनकी डेथ हो गई थी। ये रेलेवेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि जनाब ये जो मोहम्मद अली सदपरा, साजिद अली सदपरा के वालिद थे, उनकी डेथ कब हुई थी। फरवरी 5th फरवरी को तकरीबन ये लापता हुए और फरवरी में ही इनकी डेथ हो गई। 2022 में इनकी डेथ हुई है गालबन, 21 तो नहीं था, 2022 ही था। करेक्ट मी इफ़ आई एम ऑन मिस्टेक, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको याद रखना है आपने। मोहम्मद अली सदपरा के बेटे साजिद अली सदपरा ने अननपुरा अनापरा माउंटेन जो कि 10th हाईएस्ट है दुनिया की, उसको सर कर लिया नेपाल के अंदर बगैर ऑक्सीजन के। और केटू को सर करते हुए अली सदपरा की डेथ हुई और उनके साथ जो इंटरनेशनल बंदा था वो कौन था, जॉन स्नोरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक्ड जी के क्वेश्चन है। रिसेंटली यूएई हैज़ कन्फर्म्ड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ डैश टू पाकिस्तान। यूएई ने पाकिस्तान को फाइनेंशियल मदद देने का इरादा किया है। कितनी मदद जी, $1 बिलियन, $1 बिलियन जो है यूएई पाकिस्तान को देने जा रहा है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डैश, शीरी रहमान इज़ वन ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनस ऑफ द 2023। शीरी रहमान को टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनस के अंदर शामिल कर लिया जी टाइम मैगजीन ने। शीरी रहमान जिसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है पाकिस्तान की, ठीक है जी। विच नेशन इज़ द फर्स्ट टू अप्रूव द ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर किड्स। ऑक्सफोर्ड की बनाई गई मलेरिया की वैक्सीन जो बच्चों के लिए मंजूर कर ली है, वो कौन सा पहला मुल्क है जी। वो मुल्क है जी आपके पास घाना। और घाना का ये स्टेप अच्छा है, ज़ाहिर है उसे मलेरिया फ्री होना चाहिए। और मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने ऑक्सफोर्ड की बनाई गई वैक्सीन को अपने बच्चों के लिए मंजूर कर लिया है। ये थोड़ी डिटेल भी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है, विच नेशन वांट्स टू आउटफ्लॉ द यूज़ ऑफ इंग्लिश इन ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। कौन सा मुल्क है जिसने अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशंस के दौरान इंग्लिश को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। और उनका कहना है कि जी जो भी दफ्तरी काम होगा, कोई भी दफ्तरी कम्युनिकेशन है, ख़त व किताबत है, वो इंग्लिश में नहीं बल्कि अपनी इटालियन लैंग्वेज में होनी चाहिए। और ये इटली के अंदर ही ये काम होने जा रहा है और वहाँ ही ये सारा कुछ हो रहा है। वहाँ पर एक कुछ लॉयर्स थे, उन्होंने इंग्लिश के खिलाफ कैंपेन चलाई थी कि जी हम इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर मंजूर नहीं रख सकते, मतलब काबिल कबूल नहीं है हमारे लिए। तो इटली वो मुल्क है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, रिसेंटली विच कंट्री रिकॉर्ड्स वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन डेथ फ्रॉम H3N8 बर्ड फ्लू। ये एक बर्ड फ्लू है, H3N8 इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसकी वजह से किस कंट्री में पहली ह्यूमन रिकॉर्ड डेथ हुई है, पहली ह्यूमन डेथ हुई है, वो कौन सा मुल्क है जी, चाइना है। तमाम तर बीमारियाँ ज़्यादातर चाइना से शुरू होती हैं। ये एवियन इन्फ्लुएंजा H3N8 वायरस की ये डिटेल भी लिखी गई है कि ज़्यादातर कुत्तों और घोड़ों में पाया जाता है। और ये जो क्रॉस स्पीशीज़ पैदा की जाती है ना, ख़ासतौर पर क्रॉस स्पीशीज़, उनमें ये ज़्यादा पाया जा रहा है। और जानवरों से फिर ये इंसानों की तरफ भी मुंतकिल होना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, वन सरदार तनवीर इलियास वाज डिसक्वालीफाइड एज एजे के पीएम बाय द एजे के हाई कोर्ट। डिसक्वालीफाई कर दिया था तनवीर इलियास को एजे के हाई कोर्ट ने। कब डिसक्वालीफाई किया था जी, ये डेट आप मुझे बताएंगे, आपके लिए क्वेश्चन है। Iran develops a brand new suicide drone that is made locally and has a dash range। रेंज कितनी है जी, ईरान ने जनाब सुसाइड ड्रोन बना लिया है। सुसाइड ड्रोन से मुराद वो वाला ड्रोन होता है जो अपने टारगेट को हिट करते ही एक्सप्लोजन पैदा करता है, धमाका पैदा करता है और फट जाता है। 450 किलोमीटर रेंज है, ईरान ने बनाया है। किसी भी तरह वो आपसे पूछ सकता है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके लिए। उसके बाद, हु बिकम्स द फर्स्ट फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट टू फेस क्रिमिनल चार्जेस। कौन सा यूएसए का पहला प्रेसिडेंट है जिसको क्रिमिनल चार्जेस फेस करना पड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे उनको फेस करना पड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक किस पार्टी से था, रिपब्लिकन से या डेमोक्रेटिक से।
किससे था जी? रिपब्लिकन से था, बिल्कुल रिपब्लिकन से इसका ताल्लुक था। और रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के मुतालिक आपको कुछ और भी मालूम होना चाहिए कि रिपब्लिकन जो पार्टी है उसका इंतखाबी निशान क्या है और डेमोक्रेटिक का इंतखाबी निशान क्या है, ठीक है। ये आपने मुझे बताना है, ये भी पूछा जा सकता है पेपर्स के अंदर और पूछा जाएगा। इन जून 2023 नासा विल हैव ट्रेंड 4 इंडिविजुअल्स टू लिव ऑन विच प्लैनेट। नासा जनाब प्लानिंग कर रहा है कि जून 2023 में अपने 4 अफराद को वो एक प्लैनेट के ऊपर ट्रेनिंग देगा कि वो मार्स के ऊपर वक्त गुजार के आएंगे और मरीख के ऊपर रहने की कोशिश करेंगे। 4 लोगों को भेजा जाएगा नासा की तरफ से। With a net worth of dash, Elon Musk is at top of the list of the new world richest people. Elon Musk इस वक्त दुनिया की टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी बन चुके हैं, पैसे के हिसाब से दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। और इनकी जो नेट वर्थ है इस वक्त वो है जनाब $187 बिलियन। पाकिस्तान की भी आप वर्थ फिर चेक कर लीजिए, $187 बिलियन एलन मस्क की वर्थ है, दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में टॉप पर है इस वक्त। एक और लिंक्ड क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, पहले आ चुका है और अब भी आ सकता है कि एलन मस्क ने ट्विटर को ख़रीदा था कितने बिलियन डॉलर्स में? $44 बिलियन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये लेक्चर्स की डिटेल है, इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए और नंबर पर कांटेक्ट करके सेशन ज्वाइन कीजिए। उसके बाद विच कंट्री लॉन्चेस न्यू ऑफेक 13 स्पाई सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। जासूस सैटेलाइट भेज दिया जी ऑर्बिट में अपना, किसने? इजराइल ने भेज दिया। ऑफ कोर्स ये पैलेस्टाइन, अरब कंट्रीज़, ईरान, इनकी ही जासूसी करनी है इसने, पाकिस्तान की। अपना स्पाई सैटेलाइट ऑफेक 13 भेज दिया इसराइल ने। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये डिटेल भी यहाँ पर मौजूद है, इसको आप बेशक पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा अगर देखना चाहें तो। उसके बाद हु बिकम्स द फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन कराटे कॉम्बैट फाइट। पाकिस्तान का पहला लड़का जो कराटे कॉम्बैट फाइट जीत गया है वो कौन है? शाहज़ैब रिंड है और इसने ये कारनामा सर अंजाम दिया है यूएसए के अंदर, ठीक है जी। ये यहाँ पर डिटेल भी मौजूद है। और शाहज़ैब रिंड का जो ताल्लुक है वो भी याद रखिए, बलूचिस्तान की एक पुअर फैमिली से ताल्लुक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है लिंक्ड क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हु बिकम्स फर्स्ट फीमेल एम्पायर टू ऑफिशिएट फर्स्ट मेंस T20 मैच। पहली कौन सी औरत एम्पायर है जिसने मर्दों के T20 मैच में एम्पायरिंग की है? तो जनाब वो है आपके पास किम कॉटन। किम कॉटन पहली खातून हैं। 5 अप्रैल को इन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया और कारनामा ये जी, औरत मर्दों के मैच में एम्पायरिंग कर रही है अब। और ये मैच हो रहा था श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड के दरमियान, ठीक है जी। ये भी जहन में रखिएगा कि इस औरत ने, जो किम कॉटन है, इसने श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान पहली दफ़ा T20 मैच में, मर्दों के मैच में एम्पायरिंग की, ठीक है। ईरान अपॉइंट्स फर्स्ट यूएई एम्बेसडर सिंस। ईरान ने यूएई के साथ अपने एम्बेसडरशिप के बिल्कुल ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक रिलेशंस तकरीबन ख़त्म कर रखे थे और वहाँ पर कोई एम्बेसडर इनका नहीं होता था, लेकिन अब दोबारा इन्होंने स्टार्ट कर लिया है अपना। तकरीबन 2016 के बाद अब इन्होंने अपना एम्बेसडर जो है वहाँ पर दोबारा से भेज दिया। ये यहाँ पर पूरी डिटेल मौजूद है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो है गल्फ स्टेट्स कहलाते हैं दोनों के दोनों, ईरान एंड आपके पास यूएई। गल्फ स्टेट्स क्या होती हैं ये ज्योग्राफी में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। रिसेंटली विच यूएस स्टेट वाज इन न्यूज़। आजकल जो है कौन सी यूएस स्टेट है जो न्यूज़ के अंदर रही है बड़ी? वो एरिजोना थी। हाँ जी, एरिजोना है। द इंटरनेशनल एरिजोना क्यों रही है न्यूज़ के अंदर? उसकी वजह है कि द इंटरनेशनल कमेटी ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इंटरनेशनल साइंस कमेटी हैज़ प्रेजेंटेड अ वाटर एंड हेरिटेज शील्ड to a location in Arizona that is significant to Hopi Native American nation। ये जनाब जो उनके यहाँ जो मॉन्यूमेंट्स एंड साइंस इंटरनेशनल जो कमेटी है ना, उसने इनको वाटर एंड हेरिटेज शील्ड दी है, ठीक है। ज़ाहिर है उन्होंने अपने कल्चर को जो है महफूज रखा होगा और अपने कल्चर की जो हिफाजत की है। वहाँ पर जो है नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको भी हिफाजत के साथ रखा हुआ है एरिजोना के अंदर। तो एरिजोना को वाटर एंड हेरिटेज शील्ड दी गई है, ठीक है, इसलिए खबरों में रहा। बॉक्सर आमिर खान को बैन कर दिया गया है जी। कितने साल के लिए बैन किया गया है? 2 साल के लिए। पाकिस्तान से आमिर खान का ताल्लुक है, लेकिन ये लड़ते हैं किस मुल्क के लिए? यूके के लिए। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बॉक्सर आमिर खान का बेसिकली ताल्लुक पाकिस्तान से, लड़ते यूके की तरफ से हैं। 2 साल के लिए बैन कर दिया गया क्योंकि इनका डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया। और ना व्हाट इज़ डोपिंग टेस्ट? डोपिंग टेस्ट से मुराद ये है कि कुछ सॉरी यार, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि जिनको आप गेम खेलने से पहले यूज़ नहीं कर सकते, और इन्होंने वो ड्रग्स या वो मेडिसिन यूज़ की जिसकी वजह से इनका ड्रॉपिंग टेस्ट पॉजिटिव आ गया और इन्हें 2 साल के लिए बैन कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद ब्रूंडी रिसेंटली रिकॉर्डेड पोलियो केसेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स। ब्रूंडी जो मुल्क है उसके अंदर पहली बार कितने साल बाद पोलियो का केस आया? 30 साल बाद जनाब पहला पोलियो का केस आया। और पाकिस्तान के हालात आपके सामने ही हैं। फिनलैंड टॉप द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 फॉर कंसेक्टिव हाउ मेनी टाइम्स। तो जनाब
छठी बार फिनलैंड ने टॉप कर लिया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यार ये जो फिनलैंड है 6 साल इसे लगातार हो गए हैं और ये टॉप कर रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को, तो ये बहुत बड़ी बात है। मज़ीद इससे लिंक्ड क्वेश्चन हैं कि जी पाकिस्तान का वर्ल्ड हैप्पीनेस में कौन सा नंबर है जी, तो पाकिस्तान का नंबर है 108 यानी 108वां नंबर है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के मुताबिक। दुनिया का सबसे खुश तरीन मुल्क फिनलैंड है और सबसे कम खुश मुल्क वो अफ़गानिस्तान है और पाकिस्तान का नंबर 108 है। ठीक है, लीस्ट हैप्पीएस्ट कौन सा है, अफ़गानिस्तान है लीस्ट हैप्पीएस्ट, ये भी जहन में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये एक लिस्ट लगाई है, यहाँ पर इसको भी आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं वो कौन से हैं। नंबर 1 फिनलैंड, नंबर 2 डेनमार्क, नंबर 3 आइसलैंड। अच्छा, ये तीनों कंट्री ना पिछले साल भी ये तीनों टॉप पे थे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, चौथे पर इसराइल और पाँचवें पर नीदरलैंड्स। वैसे तो ज़्यादातर वो जो है ये फिनलैंड का पूछेगा, अफ़गानिस्तान का पूछ सकता है वो आपसे, और पाकिस्तान का आपको याद रखना है 108 108। उसके बाद विच बिकम्स फर्स्ट यूएस स्टेट टू पास रेजोल्यूशन कंडेमनिंग हिंदोफोबिया। हिंदोफोबिया को कंडेम करने के लिए कौन सी यूएसए की स्टेट है जिसने रेजोल्यूशन पास किया है जनाब, वो आपके पास मुल्क है जॉर्जिया। जॉर्जिया ने हिंदोफोबिया के खिलाफ ये हिंदोफोबिया के लिए ये जो रेजोल्यूशन पास कर दी है कि हिंदोफोबिया नहीं होना चाहिए। जैसे इस्लामोफोबिया इसी तरह हिंदोफोबिया भी है। रिसेंटली विच कंट्री बिकम्स 31st मेंबर ऑफ नेटो। अभी भी ये जो एमपीटी हुआ है आपका सीएसएस का एमसीक्यूज का जो टेस्ट हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया कि नेटो के अंदर करंट मेंबर्स की तादाद कितनी है जी, 31 हो चुकी है और लेटेस्ट कंट्री जिसने ज्वाइन किया है वो यही फिनलैंड है। तो इस वक्त दुनिया का सबसे खुश मुल्क है, छठी बार जब दुनिया का सबसे खुश मुल्क जो बना है वो फिनलैंड है और अब ये नेटो का भी पार्ट बन चुका है खुशी खुशी में। उसके बाद नेटो के मुतालिक आपको पता होना चाहिए वाशिंगटन डीसी के अंदर ये 1954 में बनी थी, 1949 में सोवियत यूनियन को कंट्रोल करने के लिए। और आपको पता है कि इसके बाद 1954 में सीटो भी बनाया था यूएसए ने सोवियत यूनियन के खिलाफ, और 1955 में यूएसए की मदद से सेंटो भी बनाया गया था सोवियत यूनियन को कंट्रोल करने के लिए। तो देखें एक तीर से 3-4 शिकार हो गए। 1949 में नेटो बना है, 1954 में सीटो बना, 1955 में सेंटो बना। पाकिस्तान सीटो का भी हिस्सा बना, पाकिस्तान सेंटो का भी हिस्सा बना, लेकिन नेटो का हिस्सा पाकिस्तान कभी भी नहीं रहा। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान नॉन नेटो अलाय हमेशा से रहा है अमेरिका का, ये आप लोगों को पता है। नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स यानी बेल्जियम के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। ओके जी। और अब इसके अंदर टोटल ममालिक कितने हो गए, 31। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इन 31 ममालिक में 29 ममालिक यूरोपियन हैं। 29 ममालिक क्या हैं, यूरोपियन हैं, और 2 नॉर्थ अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के मैप्स में आपको जियोग्राफी में पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद IMF अप्रूव्स डैश बिलियन सपोर्ट पैकेज फॉर यूक्रेन। यूक्रेन के लिए IMF ने कितनी सपोर्ट का बिल पास किया है जी, तो जनाब ये सी इज़ द करेक्ट आंसर। 15.6 बिलियन डॉलर्स पास कर दिया है जनाब, किसने, आपकी IMF ने 15.6 बिलियन डॉलर्स यूक्रेन की मदद के लिए। यूक्रेन का आपको पता है कि रशिया के साथ इशू चल रहा है और ये भी सारा नेटो की वजह से था, क्योंकि रशिया को ख़तरा था कि यूक्रेन नेटो के अंदर शमूलियत हासिल ना कर ले, बिकॉज नेटो एक्सपेंड करता जा रहा है अपने आप को। नेटो के अंदर अब आपके सामने 31 ममालिक हो चुके हैं, जो कि ख़तरनाक बात है रशिया के लिए। इसलिए रशिया और यूक्रेन का तनाज़ा अभी तक जारी है और रशिया यूक्रेन के दरमियान और भी काफ़ी सारे इशूज़ हैं। क्रीमिया इशू भी इन्हीं के दरमियान है। डॉनबास रीजन का इशू जो है, डॉनबास रीजन का इशू वो भी यूक्रेन और रशिया के दरमियान है। तो आपको याद रखना चाहिए कि क्रीमिया का इशू, डॉनबास रीजन का इशू, ये यूक्रेन रशिया के दरमियान है। ठीक है, 15.6 बिलियन डॉलर्स की इमदाद IMF ने मंजूर की है, किसके लिए, यूक्रेन के लिए। अच्छा जी, IMF के एक तो करंट हेड का आप नाम मुझे बताएंगे और IMF कब बनी थी ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स के अंदर, नंबर। और पाकिस्तान ने पता है पहली इमदाद इनसे कब ली थी, 1958 में ली थी, अयूब खान के दौर में पहली इमदाद IMF से। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान ने IMF को ज्वाइन कब किया था, तो ये पाकिस्तान ने IMF और वर्ल्ड बैंक को दोनों को कब ज्वाइन किया था, एक ही डेट को ज्वाइन किया था, वो डेट भी आप मुझे बताएंगे। जीके के लिंक्ड क्वेश्चंस हैं। आज मैं आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं बता रहा, कुछ आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। और पाकिस्तान ने पहला कर्जा IMF से कब लिया था, 1958 में लिया था भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद ऑन March 30, 2023 वट एवर पोर्शन ऑफ द पाकिस्तान पैनल कोड वॉज रूल्ड इनवैलिड बाय लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान पैनल के सेक्शन 124A को अपना जो है ख़त्म कर दिया है, इसको इनवैलिड कर दिया है। पाकिस्तान PPC पाकिस्तान पैनल कोड का 124A जो सेडिशन के मुतालिक है। 124A एक्चुअली जो है ना, ये कॉलोनियल दौर का है, जब कॉलोनिज़म
कॉलोनियज़म का दौर था, जब बरतानिया ने जो है कॉलोनी बना रखा था मुख्तलिफ ममालिक को, और लोगों को बरतानिया बिल्कुल आज़ादी नहीं देता था। उस वक्त से ये 124A जो है ये चल रहा है आर्टिकल ना, ये सेक्शन, और अभी तक ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा रहा है, पीपीसी का हिस्सा रहा है। तो जनाब ज़ाहिर है कुछ वकला हजरात ने भी और कुछ असम्बली के मेंबर्स ने भी आवाज़ उठाई कि यार दुनिया हमारी ग़ुलाम थोड़ी है, सिटीजन हमारे ग़ुलाम थोड़ी है। ये पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने शामिल की है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो सेक्शन है ये कहता है कि कोई भी बंदा जो स्टेट के ख़िलाफ़ कोई बात करता है या कोई भी स्टेप लेता है तो उसे उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। यानी आप बोल ही नहीं सकते, बिल्कुल आप तनकीद का निशाना नहीं बना सकते स्टेट को या अपने मालिक को। ठीक है, ये एक ग़ुलामों को कंट्रोल करने की एक ट्रिक थी जो यूके की तरफ से यूज़ की जाती थी और आज तक पाकिस्तान में चल रही है। ठीक है, तो सेक्शन 124A को इनवैलिड करार दे दिया है आपकी किसने जनाब, लाहौर हाई कोर्ट ने। ये बड़ा अहम इकदाम है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है जी, तो ये आज के आपके करंट अफेयर्स थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तकरीबन मैंने 30 to 31 करंट अफेयर्स पूरे महीने के शेयर किए हैं, यानी 1 पर डे। ये नहीं है कि एक महीने के मैं आपको 70-80 करवा रहा हूँ। पर मंथ अगर आप 30-30 करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लें तो काफ़ी हैं। यानी पूरे साल के आपके 30-30 के हिसाब से ये देख लो, इतने ज़्यादा नहीं बनेंगे तो 2 साल के पूछे जाते हैं FPSC के अंदर, प्रीवियस 2 ईयर्स के। FIA के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, एवरीडे साइंस बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, बहुत ज़्यादा। आपका GK और करंट अफेयर्स काफ़ी हद तक यहाँ मेरे लेक्चर से होता रहेगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।